मैं बचपन से ही सुनती आ रही थी, आज वे सच साबित हो गई थी कि पठान औरत के बस एक हिस्से का शौकीन होता है, चाहे वह औरत कंवारी हो या शादीशुदा। मैं जवान हुई तो अपनी माँ की शक्ल पर चली गई। मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत थी और भारी वजूद की थी। उसी तरह मेरा जिस्म में भी छोटी उम्र में शादीशुदा औरतों जैसा ही हो गया था। मैं पीछे से काफ़ी मोटी थी। जब चलती थी तो लोगों की निगाहों मेरे पीछे हिस्से पर जमी रहती। एक दो दफ़ा मैंने नहाते हुए शीशे में गौर किया तो पता चला कि सच में मैं पीछे से काफ़ी मोटी हूँ। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसके सामने एक पठान लड़का कुछ चीज़ें बेचता था। एक दो दफ़ा उसके पास से गुजरी तो मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें दूसरे मर्दों की तरह मेरे पिछले हिस्से पर होती है। यहाँ तक कि जब तक मैं कॉलेज के अंदर ना चली जाती वह मुझे देखता ही रहता था। वह बहुत ही खूबसूरत था लेकिन अभी बहुत ही छोटा और कम उम्र था। उस पठान लड़के के मुकाबले में मेरी उम्र काफ़ी बड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक दो बार उससे कोई चीज़ लेकर खाई तो उसने मेरी दोस्ती हो गई। बाद में पता चला कि वह यतीम है और अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा है। मुझे उस पर बहुत ही तरस आया था। मैं रोज़ उससे कुछ न कुछ चीज़ लेकर खा लेती। एक दिन तो मैंने बातों बातों में उससे ज़िक्र किया, क्या सच में पठान इस हिस्से के शौकीन होते हैं? तो वे मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एक दिन मेरे साथ दिन चलकर देखें। मैं उसके साथ काफ़ी फ्री हो गई थी, बिना झिझक के उसके साथ बातें करती थी। उसके बार बार इसरार पर मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं जानती थी कि वह उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा है, वह चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस दिन कॉलेज से मैंने छुट्टी ले ली और तो उस पठान लड़के के साथ चली गई। मैंने कहा कि मैं पहले मुझे दिखाओ तो फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उसने बिना झिझक अपनी इलास्टिक वाली निकर नीचे कर दी तो मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि वे तो मेरी उंगली जितनी थी। उसने मुझसे सोफे पर पोजीशन बनाने को कहा। मैं पोजीशन बनाकर उसका इंतज़ार करने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे दर्द की वजह से मेरी चीख निकल गई। हम कॉलेज से वापस आ रहे थे। ईरम ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर उस पठान लड़के की दुकान पर ले गई थी, जो भुट्टा बनाकर बेच कर रहा था। ईरम ने कहा, सुनो भाई, हमें दो भुट्टे दो बना दो। अच्छा बाजी, अभी बना देता हूँ, बस 2 मिनट में। बोली, नहीं, फ़ौरन 1 मिनट में बनाओ। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहे। ईरम गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी थी। मैंने उसके कान में कहा, सुना था कि ये सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही भुट्टा बेचता है। मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। वो मुझे गुस्से से घूरने लगी कि क्या मतलब नाज़िया तुम्हारा, क्या मैं शादीशुदा दिखाई दे रही हूँ? इसको कैसे ऐसी अजीब बातें कर रही हो? तुम भी ना मत खाओ। तुम। ईरम एक भुट्टा लेकर वहीं से चल पड़ी। अच्छा मेरी बात तो सुनो यार, मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। मैं ईरम के पीछे पीछे जाने लगी थी और उसे छेड़ने लगी थी। कुछ ही देर में ईरम भी हंस पड़ी थी। हम दोनों आधे रास्ते तक साथ रहे थे, फिर अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। हम दोनों का घर थोड़े ही फासले पर ही था, इसलिए जल्दी पहुंच गए। अगले दिन ईरम बहुत ही चुपचाप और खामोश दिखाई दे रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है? ईरम मुझे ही उलझन सी होने लगी थी। ईरम इस तरह चुपचाप खामोश से, जबकि वह तो एक शोक चंचल सी लड़की थी। कहने लगी, कुछ नहीं यार, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर दर्द सा हो रहा है। कल से मैंने कहा कि चलो हम तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। अरे नहीं यार, मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसे ही गर्मी की शिद्दत से हो रहा होगा। आजकल मौसम भी थोड़ा गर्म है। हाँ ठीक कह रही हो सकता है, मैंने उसे तसल्ली देते हुए ये कहा। कॉलेज से वापसी पर मुझे बहुत ही हैरत होने लगी थी कि आज तो ईरम ने भुट्टा खाने की बात भी नहीं की, नहीं तो वे रोज़ ही मुझे ज़ोर से ज़बरदस्ती करके वहाँ ले जाती थी। मेरे लाख मना करने पर भी मैं और ईरम घर जा ही रहे थे। अचानक ईरम की तबीयत बिगड़ने लगी और वह चकरा कर गिरने लगी थी। मैंने सोचा उसे घर तक छोड़ देती हूँ, ये इस हालत में भला घर कैसे जाएगी। मैं ईरम के घर पर उसे छोड़ने चली गई थी। रास्ते में मैंने 2 औरतों को उसी पठान की दुकान की तरफ जाते हुए देखा। वे लोग जाकर कहने लगी, भाई हम शादीशुदा औरतें हैं, हमें तो भुट्टा दोगे ना आप? वे मुस्कुराने लगी और हाथ बढ़ाकर उसने 2-4 भुट्टे दे दिए। वह हंसती हुई वहाँ से चली गई थी। मैं थोड़ी ही देर में ईरम को लेकर उसके घर पहुँची तो उसकी माँ फ़ौरन ही ईरम को देखकर घबराने लगी। हाय, मेरी बच्ची को क्या हुआ है?
कहीं तो आज भी मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से इरम को बिस्तर पर लेटा कर मेरे साथ बाहर आई और कहने लगी, बेटा कुछ ठंडा लाओ तुम्हारे लिए। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, बस ठीक है, मुझे भी देर हो रही है। और शुक्रिया बेटा तुम्हारा जो तुमने आज इरम को यहाँ तक घर छोड़ दिया है, नहीं तो कल हम सभी लोग परेशान हो गए थे। इरम तो रास्ते में ही बेहोश हो गई थी और उसे कुछ लोगों ने यहाँ शाम में घर छोड़ कर गए थे और बताया था कि आपकी बेटी ही रास्ते में बेहोश हो गई थी और हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। मैं तो ये सब सुनते ही चौंक पड़ी थी। कुछ दिनों बाद ये सब कुछ ठीक हो गया था और इरम की तबीयत भी ठीक हो गई थी। वे और मैं और खुशी खुशी कॉलेज जाने लगे थे, मगर मेरे सामने ऐसी बात आई रही थी कि सभी लोगों को हैरान करने वाली थी। उन दिनों अचानक हम लोगों ने टीवी पर न्यूज़ देखी कि 16 साल पठान लड़के की दुकान सजिन कुंवारी लड़कियों से भुट्टा खाया बेहाला हो गई, जबकि वह लड़का तो सिर्फ शादीशुदा लड़कियों को ही भुट्टा बेचा करता था। ये खबर बहुत ही चौंका देने वाली थी और अजीबोगरीब थी। हम सभी घर में बैठे एक साथ ये खबर देख रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा और थोड़ा डर भी लगा था, क्योंकि शायद ये वही लड़की की बात कर रहे थे जो अनारकली रोड पर भुट्टे बेचता है। मगर वे तो मैंने भी खबर सुनकर हैरत ज़्यादा होने लगी थी। मगर दूसरी तरफ अब्बा ने टीवी बंद कर दिया था कि ये कैसी बेहयाई ज़माने में फैल रही है। भला ये कोई खबर है टेलीविज़न पर देने की और ये बातें सब झूठी है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। माँ ने फ़ौरन ही नज़रें झुका ली थी। भला ये खबरें कोई टीवी पर बताता है क्या और अजीबोगरीब हरकत दिखाई जा रही है। माँ और बाबा बहुत ही तसल्ली देखते कि ये सब महज एक अफवाह है या फिर झूठी खबर, क्योंकि इस वक्त तक कोई भी तस्वीर और वीडियो नहीं आई थी, सिर्फ सनसनी सी खबर बताई गई थी। और दूसरी तरफ मेरे दिल में एक डर पैदा हो गया था, क्योंकि इस बारे में क्या था मैंने पहले ही सुन रखा था और आहिस्ता आहिस्ता ये खबर फैलती ही जा रही थी। और मुझे और इरम से इस बात की थी कि अब तक न्यूज़ पर कोई वीडियो या तस्वीर क्यों नहीं दिखाई गई थी, और फिर अगर ये बात सच है तो उस कॉलेज का नाम क्यों अब तक सामने नहीं आया और पुलिस कहाँ है जो ये सब कुछ होने से रोक नहीं रही है। मगर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? भला भुट्टे खाने से कोई लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ऐसा भी क्या है इसमें? मैं और इरम इस बारे में कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। कैंटीन में हंस पड़ी और इरम हंस पड़ी और बोली, यार भुट्टा तो मैंने भी खाया है। अगर वो वहीं पर भुट्टा है तो अब तक तो मुझे प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था। यार तौबा करो अल्लाह से, ना हो ऐसा। मैं घबराते हुए इरम को डांट रही थी, मगर इरम ने फिर से हंसी मजाक शुरू कर दिया था। यार फिर तो उस लड़के को 5 औरतों का इलाज सबसे पहले करना चाहिए अपने भुट्टे से। इस तरह वो बहुत ही पैसे कमाएगा और औरतों का भी भला हो जाएगा। इरम तुम भी ना यार कभी किसी बात को सीरियस ले लिया करो, हर बात मजाक में अच्छी नहीं लगती। नाज़िया यार छोड़ो ना, चलो आज हम फिर से भुट्टा खाने चलते हैं और देखते हैं वहाँ जाकर कुछ मालूम होता है क्या वही पठान लड़का और वहीं पर भुट्टे की दुकान की खबर बताई जा रही है या फिर कहीं और की है। मगर मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी बात सीधी साफ थी कि वही उसी दुकान की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन वे औरतें जो खुद को उस लड़के को शादीशुदा बता रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, और वे लड़का भी उन्हें बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। मगर मेरा उस वक्त ये बात इरम को बतानी मुनासिब ना थी। हम दोनों अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े थे और सारी रात मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इरम की फ़िक्र थी कि भला वे ठीक है भी या नहीं। मैंने फ़ौरन ही उसे फ़ोन किया। वह हंस रही थी। बस कर दे यार, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरगिज़ नहीं है। मैंने सोचा शायद इरम ठीक कह रही है। मैंने बिना वजह ही अपने जहन में से ये सब कुछ सवार कर लिया था, जब भी शायद मैं ही इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैं भी आराम से बेफिक्र होकर सुकून से सो गई थी। और अगले दिन जब हम लोग कॉलेज पहुँचे तो चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल था और लोगों की भीड़ जमा थी। अल्लाह रहम करे, अचानक कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है? हम लोग अंदर जाने ही वाले थे, हमारी नज़र मीडिया के लोगों पर पड़ी जो पिछले दिनों से गैर हजार लड़कियों की मालूमात कर रहे थे, जिसमें अफशा और किरण भी थी जो हमारी ही क्लास फॉलो थी। वे भी चंद दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी, मगर मीडिया के ज़रिए जब हमने कुछ लड़कियों के नाम के साथ अफशा और किरण का नाम भी सुना तो हमारे तो होश उड़ के रह गए थे। ये सब मीडिया के कहना था कि उन लोगों की गैर हाजिरी की वजह वही है
कि वे तमाम लड़कियों की प्रेग्नेंट हो गई है और उनके वालिदैन बदनामी के डर से ये खबर छुपाकर अपनी लड़कियों को घर में ही छुपा कर रख रहे हैं। मगर ऐसा बिल्कुल गलत है। ये सब छुपाना बिल्कुल सही नहीं है। मैं और इरम बहुत ही परेशान होने लगे थे। भला अब भी हम लोग इस खबर पर यकीन कर सकते थे और अब फिर नहीं। अब भी वे कहा जा सकता है कि ये खबर झूठी है या अफवाह है। अब तो बस एक ही रास्ता था इरम, वरना ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई थी, क्योंकि आज कॉलेज इसी गहमा-गहमी में बदनामी से इस डर से बंद कर दिया गया था। और इरम मुझसे कहने लगी, चलो यार, हमें फ़ौरन ही अफशा और किरण के घर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सब क्या वाकई हकीकत है या महज सिर्फ एक अफवाह है। मैं और इरम फ़ौरन ही अफशा और किरण के घर चले आए, मगर वहाँ तो ताला लगा हुआ था। हम दोनों बहुत ही फ़िक्रमंद होने लगे थे। हमने मोहल्ले वालों से पता किया तो मालूम हुआ कि उनकी लड़की पर असरात का मामला हो गया था। वे लोग यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपनी लड़की को इलाज के लिए किसी मज़ार पर ले गए हैं। मैं हैरत ज़्यादा होने लगी। मैंने और इरम ने फ़ौरन ही किरण के घर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए और देखा तो हम लोग चौंक पड़े थे। उसके घर पहुंचकर हम दोनों ही एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे कि उसके वालिदैन के चेहरे पर झूठ साफ जाहिर हो रहा था। वे कह रहे थे कि किरण अपने मामा की बेटी की शादी में उनके घर रहने गई है, जबकि किरण शायद घर में ही छुपी हुई थी। वापसी पर हमने घर से बाहर आते वक्त उसकी आवाज़ सुनी कि वह अपने ही वालिदैन पर गुस्सा करने लगी थी। बाबा, आप लोगों ने मेरी दोस्ती को झूठ क्यों बोला? जबकि मैं और इरम ने फ़ौरन ही खिड़की से झाँक कर देखा तो किरण खड़ी अपने पापा से लड़ रही थी सच छुपाने पर, और उस पर नज़र पड़ते ही हमारे होश ही खता हो गए थे। वे तो बड़ा सा पेट लिए खड़ी थी और इरम और मैं एक दूसरे को देखने लगे कि किरण तो वाकई उम्मीद से थी, मगर उसके पापा आखिर ये सब कुछ क्यों छुपा रहे थे? मुझे और इरम को मालूम हुआ था कि अक्सर हमारे कॉलेज की लड़कियां वहाँ उस अनारकली रोड से भुट्टा खाने जाती थी और उस पठान लड़के से खूब मज़े लेकर उसे छेड़छाड़ करती थी। कहीं ये सब उस लड़के ने तो नहीं, मगर वे तो इस वक्त तकरीबन 16-17 उम्र का होगा। मतलब ये सब कैसी शर्मनाक हरकत क्यों करेगा? इरम और मैं उस लड़के पर नज़र रखने के लिए एक प्लान बनाने लगते हैं, जिस पर हमें कल से ही अमल करना था। रास्ते पर हमने वापसी में देखा तो वे लड़का अब भी वहीं ठेला लगाकर भुट्टे बेच रहा था। हम दोनों फिर से ही हैरत ज़्यादा हो गए थे कि अब तक इतना कुछ हो गया है, फिर भला इसे क्यों पुलिस नहीं गिरफ्तार कर रही? ये तो अब भी खुलेआम अपने भुट्टे लोगों को बेच रहा है। और दूसरी तरफ मीडिया पर जो नई बात बताई जा रही है, यही लड़का सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही भुट्टे बेचता है। फिर क्यों इसने ये कटे कवारी लड़कियों को दिए? मगर ये कल हम दोनों को ही अपने प्लान के तहत शादीशुदा बनकर उसके पास जाना था और मामला की तह तक पहुंचना था कि आखिर क्या ये बात सच है और क्या झूठ है। सारी रात मैं इसी फिक्र में जाग रही थी और माँ बाबा ने तो पहले ही मुझे अगले दिन से कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था, जब से उन लोगों ने टीवी पर खबरों में हमारे कॉलेज की खबर सुनी थी। मगर मेरा और इरम का कल मिलना बहुत ही ज़रूरी था और मुझे कैसे भी करके माँ और बाबा को अपने कॉलेज के लिए मनाना था। मैंने बहाने से कहा, माँ बाबा मुझे प्लीज़ कॉलेज जाने दें। अब तक तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने सारा मामला रफा दफा कर दिया होगा। हमारा जाना ज़रूरी है, हमारे इम्तिहान होने वाले हैं, ज़रूरी लेक्चर चल रहे हैं। बाबा बहुत ही गुस्सा करने लगे थे, मगर मैंने कहा, बाबा हो सकता है ये सारा मामला झूठा साबित हो और ये सब अफवाह ही हो। आपने ही तो कहा था उस दिन, और फिर भला हम लोगों को इस बात से क्या लेना देना है? हम तो सिर्फ पढ़ाई के घर से जा रहे हैं। बाबा कहने लगे, वे तो सब कुछ मैं नहीं जानता, मगर तुम लोग ज़माने को नहीं जानते। इस तरह हमारी बदनामी का ब्यास बनता है। जवान लड़कियों के नाम इस तरह गलत से लिया जाता है। फला की बेटी, यहाँ फला की बेटी, ये ज़माना ज़रा देर नहीं लगता और जवान लड़कियों की इज्जत पर भी ज़रा आँच आ जाए तो क्या गुजरती है। फ़िलहाल मैंने उस वक्त बाबा को और माँ को कॉलेज के लिए मना ही लिया था और उन लोगों ने मुझे इजाज़त भी दे दी थी। अगले दिन मैं कॉलेज पहुँची तो मामला बेहतर से अब भी बेहतर नहीं था। मीडिया की गाड़ियाँ अभी भी बाहर ही खड़ी थी और कुछ लोग बातचीत के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस चले गए थे। मैंने इरम से इंतज़ार में आज ज़रा सा दिन निकाल दिया था, मगर इरम तो कॉलेज ही नहीं आई थी। सोचा हो सकता है कि टीवी खबरों का ब्यास उसके ही वालिदैन ने उसे कॉलेज ना आने दिया हो। चलो, इस प्लान को हम लोग कल सर अंजाम देंगे। मैं भी जल्द ही घर चली गई थी कि मेरे माँ बाप पहले ही बहुत फिक्रमंद है। उसी रोज़ कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई थी कि मेरे मोबाइल पर इरम का फ़ोन आने लगा।
मैंने हड़बड़ा कर उठाया तो उसकी माँ बहुत ही रो रही थी कि बेटा इरम तो अब तक कॉलेज से घर ही नहीं आई, तुम्हें कुछ मालूम है? मैंने कहा मगर आंटी वो तो आज कॉलेज ही नहीं आई थी। फिर कैसे? वे भी डर गई थी और इरम के बाबा को बताने लगी। इरम के बाबा ने कहा कि आज वे कॉलेज ही नहीं आई थी। यहाँ मैं बहुत ही परेशान होने लगी थी और दूसरी तरफ इरम के माँ बाप भी बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए थे। जब मैं उनके घर से उनसे मिलने चली गई थी, कुछ ही देर बाद मीडिया के ज़रिए ये बात सामने आ गई थी कि उस लड़के की दुकान पर छापा मारा गया है और उसे फ़ौरन ही पकड़ लिया गया है। वह लड़का इन लड़कियों को बेहोश करके उनके साथ गलत काम करता था। मगर जिस वक्त ये खबर दिखाई गई थी तो पुलिस ने उस लड़के को गिरफ़्तार कर लिया था। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी कि ये तो 16-17 साल का लड़का था, जिसकी उम्र अभी बहुत ही छोटी थी और जिसकी दुकान से हम लोग भुट्टा खरीदने जाते थे। इरम के गायब होने के पीछे भी उस लड़के का हाथ तो नहीं। अगले 5 दिनों तक मैं यूं ही परेशान रही, मगर अब तक इरम का कुछ पता नहीं चला था और वह अब तक लापता थी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने फ़ौरन ही किसी को बिना कुछ बताए पुलिस स्टेशन में पहुंची और मैंने अपना नाम भी बिना बताए ही मुँह पर कपड़ा डालकर मैंने उस लड़के के खिलाफ़ बयान दिए कि ऐसे ऐसे मेरी दोस्त आज 10 दिन से लापता है और मेरा मानना है कि उसके पीछे भी उसी लड़के का हाथ है। धन्यवाद दोस्तों।